जी तो बेटा आज हम नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे और वो है चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ जो है ये हम आमतौर पर जनरली सेकंड लॉ लेते हैं गैसेस का, और चार्ल्स लॉ हमें एक्सप्लेन करेगा गैसेस का कैरेक्टर। तो हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो चार्ल्स लॉ है क्या और इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है। चार्ल्स लॉ में हम पढ़ेंगे दो कैरेक्टर एक दूसरे के ओपोनेंट, एक होगा एक्सपेंशन और दूसरा कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का कॉन्ट्रैक्ट होना और गैसेस का स्क्वीज अप होना। एक्सपेंड होने का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ जाना, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन या स्क्वीजिंग का मतलब होता है वॉल्यूम का कम हो जाना। तो अब जैसे हम एक सिंपल प्रोसेस करते हैं, इसमें हम किसी भी दिए गए वॉल्यूम को, गिवन वॉल्यूम को, गैसेस का है, अब इस वॉल्यूम को सपोज ये 1 dm³ है, अब इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो जहाँ गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कब होती है, जब गैस को हीट करते हैं, और फिर जब इसी गैस को इसकी कूलिंग करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो फिर गैसेस का वॉल्यूम अपने आप ठंडा करेंगे तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस अमल को हम गैसेस का क्या कहते हैं, स्क्वीजिंग या कॉन्ट्रैक्शन। तो जो चार्ल्स लॉ है ये हमें गैसेस के इसी वॉल्यूम का बढ़ना टेम्परेचर बढ़ाने पे यानी एक्सपेंशन, और वॉल्यूम का कम होना यानी टेम्परेचर कम होने पर वॉल्यूम का कम हो जाना, इसको जाहिर करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को। तो आज हम इसी से यहाँ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चार्ल्स लॉ जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, चार्ल्स लॉ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी अगर हम इस लॉ को लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक दी वॉल्यूम, यानी जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional सीधा ताल्लुक रखता है किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। पर कब, व्हेन, जब, आमतौर पर दी प्रेशर, यानी उसके ऊपर जो प्रेशर है गैस के ऊपर, व्हेन दी अप्लाइड प्रेशर ऑन ए गैस इज केप्ट कांस्टेंट, गैस के ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो फिर यार उसके प्रेशर को आप चेंज ना करो, सिर्फ आप एक काम करो, और वो कौन सा है कि आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओ, केल्विन स्केल में टेम्परेचर बढ़ाओ, तो फिर क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जितना टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम भी डबल। पर ये रिलेशन वॉल्यूम लीटर्स में हो
या फिर मिलीलीटर्स में, और टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में। तो टेम्परेचर केल्विन में डबल, वॉल्यूम लीटर्स या डीएम क्यूब में डबल करेंगे। लेकिन एक बात है, जब टेम्परेचर को, प्रेशर को जो उसके ऊपर अप्लाई होगा उसको कांस्टेंट रखा जाए। तो अब हम इसी का बॉयल्स लॉ की तरह हम बनाएंगे स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, और देखेंगे कि चार्ल्स लॉ वाकई इसी तरीके से अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे लेट वी जो है ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, और उसके बाद पी प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है ना, अप्लाइड प्रेशर ऑफ या प्रेशर ऑन ए गैस, गैस पर प्रेशर जो है वो। उसके बाद टी क्या है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हमारी मुराद केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल में टेम्परेचर को बढ़ाओ या कम करो। और उसके बाद नेक्स्ट जो है के, ये क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट, फिर उसको वॉल्यूम को रखो, वैल्यू को रखो। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक आपको पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी एब्सोल्यूट के साथ, यानी हमने टेम्परेचर कौन से स्केल में रखना है, टेम्परेचर केल्विन स्केल में रखना है। तो अब ऐसा करते हैं, इसमें V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वॉल्यूम डबल करना है तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में डबल करना पड़ेगा। अगर हमने टेम्परेचर को हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, पर केल्विन स्केल में ये करना पड़ेगा। तो अब लेते हैं हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसका बनाते हैं। तो अब आप देखो कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी पर कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल में है। तो इस वजह से अब हमने क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, कोई ना कोई कांस्टेंट रख देंगे। अब यहाँ के क्या है, के है प्रेशर कांस्टेंट। क्या है ये, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं और वेरिएबल एक तरफ। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल है, कांस्टेंट के है, तो अब टी को इस तरफ लेकर आते हैं। तो अब हमारा आंसर v इंटू था, अब डिवाइड में चला गया, तो v अपॉन टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब होगा कि ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि दी रेशो ऑफ क्या, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशो है, ये जितनी बार आप चेंज करोगे इज ए कांस्टेंट वैल्यू। आपको हर दफे वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो का कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेशो का कांस्टेंट है। लेकिन हमें अब इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये तो है एक गैस का क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर, लेकिन अगर हमें गैस का वॉल्यूम चेंज करना है तो टेम्परेचर हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं, हम कितनी बार वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, कई बार चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर भी कई बार चेंज कर सकते हो। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम लेते हैं लेट V1 अपॉन
T1 इज इक्वल टू के, यानी ये जब आपने अभी ना तो आपने वॉल्यूम चेंज किया है और ना ही टेम्परेचर। फॉर इनिशियल क्या है, वॉल्यूम एंड क्या, टेम्परेचर। तो ये लिया एंड, और अब चेंज कर दिया, जब टेम्परेचर चेंज किया, डबल किया, ट्रिपल किया, तो V2 अपॉन T1 इज इक्वल टू के। अब ये किसके लिए है, फॉर फाइनल, यानी आफ्टर चेंज वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, फॉर फाइनल वॉल्यूम एंड, और क्या है, टेम्परेचर। तो जब ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी हमने डिफरेंट वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो V1 अपॉन T1 ये जो है इनटू हो जाएगा किसके साथ, K के साथ, और V2 अपॉन T2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ। तो आपको पता है कांस्टेंट, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये कांस्टेंट इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 और अप टू Vn अपॉन Tn। अब ये इक्वेशन है जो हम अप्लाई करेंगे किस पे, बॉयस लॉ पे, और फिर ये इक्वेशन बता रही है कि वॉल्यूम जितनी बार चेंज होगा आप जितनी बार टेम्परेचर चेंज करोगे, और ये कहता है हर दफ़े टेम्परेचर डबल वॉल्यूम हाफ, यही रेशो ऑलमोस्ट क्या होगा, ये इक्वल चलेगा। कैसे, इसकी हम अभी इक्वेशन को इसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट सपोज हमने अब इस इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें इस इक्वेशन को, इसके साथ इक्वेशन हमने ले ली। तो लेट सपोज हमारे पास V1 वॉल्यूम है, ये ऑलमोस्ट 1 dm3, और हमारे पास T1 है 273 केल्विन, स्केल केल्विन रखना है, और कोई स्केल यहाँ चार्ल्स लॉ में नहीं चलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। फिर हम लेते हैं V2 इज इक्वल टू 2 dm3, और टेम्परेचर हमें लाजमन अगर वॉल्यूम डबल करना है तो फिर टेम्परेचर केल्विन में डबल करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर इस वॉल्यूम को अगेन डबल करना है तो फिर हमें गिवन जितना भी टेम्परेचर है इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ये डबल करना पड़ेगा। तो केल्विन्स में 546 डबल हो जाएगा 1092 केल्विन्स पे। अब हम देखते हैं कि हमारा रेशो वही वाला V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3, क्या ये आता है रेशो? तो ये देखो V1 अपॉन क्या है, T1, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया इसको 1 को 273 से, तो आंसर हमारा 0.00336 तकरीबन इतना आता है। तो ये हमारा रेशो आ गया। अब अगेन फिर क्या करो, V2 अपॉन T2, तो आपके पास वैल्यू है 2 अपॉन 546, आपका आंसर फिर 0.00336 फिर आ जाएगा। और उसके बाद V3 अपॉन क्या है, T3, तो इसमें 4 डिवाइडेड बाय 1092, आप देखो आंसर फिर आपका 0.00336 आ रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि V1 अपॉन T1 की वैल्यू बराबर है V2 अपॉन T2 की वैल्यू के, और V2 अपॉन T2 की वैल्यू इक्वल है V3 अपॉन T3 के, और ये चलता गया अप टू Vn अपॉन क्या हो जाएगा, Tn। तो ये इक्वेशन इस बात को साबित कर रही है कि हम जितनी बार हमने टेम्परेचर डबल किया वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर हाफ किया वॉल्यूम हाफ, तो V1 अपॉन T1 प्रूव हो गया। अब यहाँ पे ये समझ लो
कि जितनी बार वॉल्यूम और टेम्परेचर डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो यानी V/T का आंसर या रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी की शक्ल में आपको मिलेगा। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। V1/T1, V2/T2, V3/T3 ये सब इक्वल होंगे। तो अब हमारी इक्वेशंस हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो कौन सा वाला है, वो है चार्ल्स लॉ का ग्राफ। तो यहाँ पे हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का ग्राफ। तो ग्राफ होता है वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर। तो इस तरफ हम लेते हैं वॉल्यूम किस में, भले dm³ में ले लो या cm³ में, और इधर आप उठाओगे क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का स्केल जो एग्जैक्ट इसको फॉलो करता है वो है केल्विन स्केल। 0 to 73 केल्विन्स में होगा, एब्सोल्यूट माना केल्विन। 273, 546, 1092 और उसके बाद 20, 100 एंड 84 ऐसे डबल करते जाओ। ये 1 dm³, 2 dm³, 3, 4, 5, 6। तो आपने टेम्परेचर को डबल किया, वॉल्यूम भी क्या हो गया, डबल, वॉल्यूम डबल हो गया। तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ क्या बन गया, लीनियर। क्या बन गया, ग्राफ लीनियर बन गया। साबित कर रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। पर एक चीज यहाँ कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट किस चीज को रखा आपने, एट कांस्टेंट T, प्रेशर पे, तब है। तो ऐसा ग्राफ, ऐसी लाइन जो कांस्टेंट प्रेशर पे मिले, उस ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार। तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ जो है वो एक आइसोबार है। क्यों कि ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया गया है, और बाकी टेम्परेचर और वॉल्यूम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसका एक और ग्राफ अगर चार्ल्स लॉ का बनाना चाहें तो वो इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा, इस तरफ हमें लेना पड़ेगा V/ क्या T, और इस तरफ लेंगे कांस्टेंट के बराबर। तो V1/T1, V2/T2, V3/T3, V4/T4, यहाँ पे 0, V1/T1, ये V2/T2, ये V3/ क्या है, T3, और ये V4/T4 एंड सो ऑन। और इस तरफ है कांस्टेंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये वैल्यूज होंगी। तो जो वैल्यू V1/T1 का आंसर है वही हमारा V2/T2 का है। जैसा कि अगर हमने यहाँ लिया तो ये ग्राफ हमारा फिर कौन सा आएगा, लीनियर, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आता है। तो ये ग्राफ जो है ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। तो ये था चार्ल्स का लॉ का ग्राफ। अब इस चार्ल्स लॉ में एक चीज जो आपको हर दफे मिलेगी वो कौन से वाली है, वो है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन। ओके नहीं पढ़ेंगे, 0 केल्विन, या फिर इसको -273.6 डिग्री सेंटीग्रेड ये पढ़ोगे। अब ये क्या है या इसका मतलब क्या है, यानी इट इज द लोवेस्ट
possible temperature, lowest possible temperature at which the volume of any gas becomes equal to जीरो। किसी भी गैस का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। कैसे? अब ये देखो, हमने इस तरफ ले लिया वॉल्यूम और इस तरफ ले लिया टेम्परेचर, और टेम्परेचर का स्केल कौन सा है? एब्सोल्यूट यानी केल्विन। ये है 273, ये है 546, ये है 1092, ये है 21,084, और उसके बाद जो है ये है 4268 केल्विन। और इधर वॉल्यूम है ये 1 dm³ 2 dm³, उसके बाद जो है 4 dm³, 8 dm³। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे पहुंचते हो, अब इसको यूं इनवर्स ले लो, बिल्कुल इनवर्स। देखो टेम्परेचर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब आप टेम्परेचर कहां पर लेकर आए, कहां पहुंचा टेम्परेचर? टेम्परेचर पहुंचा है 0 केल्विन पर। कहां पहुंचा है? 0 केल्विन पर, या -273.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो चुका है? 0 dm³ हो चुका है। तो थ्योरेटिकली ये ग्राफ बता रहा है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करें तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है। ये रिड्यूस होते होते फाइनली जब 0 केल्विन पर पहुंचेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 0 dm³ हो जाएगा। तो ये सबसे कम यानी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जो कि यानी कि जहां किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? 0 dm³ हो जाना चाहिए। तो ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल। अब इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल में हम यहाँ पर एक बात जनरली नोटिफाई कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल में पॉसिबल है। रियल गैसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल गैसेस का वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये वॉल्यूम हम किस गैस का 0 कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस का हो सकता है। यानी दी लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इसको कौन अटेन कर सकता है? कैन बी अटेंड, यानी ये हासिल हो सकता है। कैन बी अटेंड बाय आइडियल गैस ओनली। ये सिर्फ आइडियल गैस कर सकती है। रियल गैसेस इससे पहले ही क्या हो जाएंगी? ये लिक्विफाई हो जाएंगी। तो रियल गैस का ही फिर वॉल्यूम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। देयरफॉर, इसलिए क्या कहोगे? देयरफॉर दी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैन बिकम इक्वल। ये इक्वल हो सकता है किसके? टू 0, वाइल, जबकि रियल गैसेस
आर लिक्विफाइड गैसेस, रियल जो हैं वो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाइड एट दिस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, यानी इस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर रियल गैसेस तो बचेंगी ही नहीं, तो पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड्स में। तो अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो गैसेस तो रहेंगी नहीं, तो गैस का कोई भी कैरेक्टर इनमें नहीं रहेगा। तो आखिर वजह क्या है, आखिर ऐसी क्या बात है इसमें आइडियल गैस में कि इनका वॉल्यूम 0 हो जाता है, या किया जा सकता है या हो जाता है, और रियल गैसेस का वॉल्यूम कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। वजह क्या है, असल में एक चीज है, वो है फैक्टर है साइज ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का जो साइज है ये डिसाइड करता है कि वॉल्यूम 0 हो सकता है या वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर द मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस, यानी अगर हमें कहा जाए एक रियल गैस का मॉलिक्यूल उठाओ, तो वो एक हम यहाँ पे मॉलिक्यूल उठा रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल हमें कहा जा रहा है किसका उठाओ, आइडियल गैस का। तो यहाँ पे आप बेसिक इसका, ये तो आपको हो सकता है नजर भी नहीं आए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एक रियल गैस का जो मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, यानी एक तस्वुराती गैस है जिसका दुनिया के अंदर तस्वुर तो है लेकिन एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। आइडियल का मतलब ही यही होता है, सिर्फ हमारे सेंस में वो चीज़ है लेकिन उसका प्रैक्टिकली एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है आइडियल, सिर्फ उसका तस्वुर है। अब आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में फ़र्क क्या है, रियल तो ये सारी हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दुनिया के अंदर जो है, और आइडियल जिसका सिर्फ तस्वुर है, जो सिर्फ लॉस को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट जो है उसका कंसेप्ट देते हैं कि ये भी एक आम गैस जैसी गैस होगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा, ये भी आम रियल गैस के मॉलिक्यूल की तरह इसके भी मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, पर फ़र्क क्या है, फ़र्क छोटा सा है कि अगर हम एक रियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ और एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ इनको आपस में कंपेयर करें तो आप ऐसे समझ लो, एक कमरे जितना हम गुब्बारा उठा लें, एक बड़ा सा बलून उठा लें, तो उसका कम से कम भी साइज़ जो है यानी 100 स्क्वायर फीट में हो, चारों तरफ ऊंचाई भी 100 फीट हो और लंबाई भी 100 फीट हो और उसकी चौड़ाई भी 100 फीट हो, तो इतने बड़े स्पेस का अगर गोल दायरा बना लिया जाए तो समझ लो ये एक रियल गैस का मॉलिक्यूल, और उसके मुकाबले में एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल कितना होगा, एक रेत के छोटे से ज़र्रे यानी ग्रेन के बराबर होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कहाँ एक कमरे का साइज़ और कहाँ एक रेत के ज़र्रे का साइज़। तो इस साइज़ को, जो आइडियल गैस का साइज़ है मॉलिक्यूल का, इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज़, पॉइंट साइज़ भी बोलते हैं, या समटाइम इसको लिखा होता है पॉइंट मास, यानी ये छोटा सा पॉइंट है, एक डॉट है, ये एक ज़र्रा है, ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये इसका साइज़ है और उसका मास। उसके मुकाबले में जो रियल गैस का मॉलिक्यूल एक बहुत बड़ा क्या है, एक ह्यूज क्या है, स्फीयर, एक बहुत बड़ा गोला है, एक बहुत बड़ा बलून की तरह एक मॉलिक्यूल है। तो अब आप देखो एक बलून के अंदर कमरे जितना उठा लो, उसमें रेत के ज़रात कितने आ सकते हैं, वो तो हमारी गिनती से भी बाहर है, वो इतने अनलिमिटेड आ सकते हैं। तो देख लो
अब साइज का जब कंसेप्ट मिल गया तो अब वॉल्यूम को डिसाइड करना बहुत आसान हो गया। तो जब आप एक रियल गैस का मॉलिक्यूल उठाते हो, उसका वॉल्यूम निकालते हो, और एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल उठाते हो और उसका वॉल्यूम निकालते हो, तो ये देखो, ये हमने सपोज 1 लीटर का कंटेनर लिया और इसमें 1 लीटर के कंटेनर में हम ये एक रियल गैस को फिल कर रहे हैं और ये रियल गैस है, ये इसके मॉलिक्यूल। अब हम ऐसा ही कंटेनर उठाते हैं और उसमें वही जो हमने सिर्फ जिसका कंसेप्ट लिया है यानी आइडियल गैस, इसके इतने ही, ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मॉलिक्यूल हम अब आइडियल गैस के उठाते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को अब हम रखते हैं एक कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब आप खुद डिसाइड करो, ये तो आपको नज़र ही नहीं आ रहे होंगे, ये मैंने जगह बना दी। हालांकि हमने इनको मॉलिक्यूल्स को क्या किया है, बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इतने डिस्टेंस में रखा हुआ है। इसके बावजूद ये समझ लो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। असल में जब इनको रखा तो ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप खुद बताओ कि अगर ये 1 लीटर का स्पेस है तो यहाँ आइडियल गैस के उतने ही मॉलिक्यूल, इतना बड़ा गैप होने के बावजूद इनका वॉल्यूम कितना बन रहा है, 0.0001 dm3, और इनका कितना बन रहा है, इनका बन रहा है 1 dm3। तो अब आप खुद बताएं, अगर इस वैल्यू को हम क्या करें, राउंड ऑफ कर देते हैं तो 1 तो वैसे ही लेस है और वो लाखवें हिस्से के करीब खड़ा है, तो उसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 0। तो 0 वॉल्यूम जो है वो किस वजह से हो रहा है, आइडियल गैस में हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा। रियल में तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं, चाहे ये इससे पहले कि इनको आप इकट्ठा करो तो ये लिक्विड बन जाएंगे और इकट्ठा करोगे सॉलिड बन जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि इनका वॉल्यूम 0 हो जाए। स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत बड़ा स्पेस, लेकिन ये डॉट के बराबर है, डॉट के साइज के हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ कर दें तो ये 0 हो जाता है। तो हमें अगर कहा जाए कि रियल गैस का वॉल्यूम 0 इसलिए नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत लार्ज साइज के, और आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो हैं एक छोटे छोटे पॉइंट साइज के हैं, यानी द वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस का जो वॉल्यूम है could not be equal to, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, could not be equal to 0 ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू लार्जेस्ट साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, यानी इनका या इनके मॉलिक्यूल्स का साइज जो है बहुत बड़ा है, तो ये कभी भी बेटा इनका वॉल्यूम 0 नहीं कर सकते। वाइल, जबकि द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है ना ऑफ, किसका, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो है कुड बी इक्वल टू 0, ये हो सकता है किसके बराबर, इक्वल टू 0 ड्यू टू क्या, पॉइंट साइज, यानी इनका क्या है, पॉइंट साइज है या डॉट के बराबर है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 किया जा सकता है और 0 हो जाता है। तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट। अब चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर स्केल जो है ये केल्विन ही लिया जाता है, क्योंकि आपको केल्विन में ही वॉल्यूम एग्जैक्टली, केल्विन में टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। बाकी सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये कभी भी
आप स्केल में टेम्परेचर डबल करोगे, वॉल्यूम 100% डबल नहीं होगा। ये या तो डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा या फिर डबल से थोड़ा कम होगा। तो हर दफ़े कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हर दफ़े कितने केल्विन टेम्परेचर, आप डबल ना करो टेम्परेचर, सिर्फ 1 केल्विन भी बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बट कितना बढ़ेगा? वो कहता है जितना भी वॉल्यूम है ना, आप सिर्फ उसका टेम्परेचर जो भी है वो सिर्फ 1 केल्विन बढ़ाओ। कितने केल्विन बढ़ाओ? 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। तो जब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? वो जितना भी वॉल्यूम है 1 dm³, 2 dm³, 3 dm³, उसका 273वां हिस्सा, 273rd पार्ट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, ये हर 1 केल्विन बढ़ाओगे तो इतना बढ़ेगा, 273rd पार्ट एक्चुअल वॉल्यूम का। या फिर अगर 1 केल्विन टेम्परेचर कम करोगे तो 273rd पार्ट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ये क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ। तो इसके साथ अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। कल हम साबित कर रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, पर एक चीज़ यहाँ कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट किस चीज़ को रखा आपने? एट कांस्टेंट T, प्रेशर से, तब है। तो ऐसा ग्राफ, ऐसी लाइन जो कांस्टेंट प्रेशर पे मिले, उस ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार। तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ जो है वो एक आइसोबार है। क्यों? कि ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया गया है, और बाकी टेम्परेचर और वॉल्यूम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसका एक और ग्राफ अगर चार्ल्स लॉ का बनाना चाहें तो वो इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा? इस तरफ हमें लेना पड़ेगा v अपॉन क्या? t, और इस तरफ लेंगे कांस्टेंट के बराबर। तो v1 अपॉन t1, v2 अपॉन t2, v3 अपॉन t3, v4 अपॉन t4, यहाँ पे 0, v1 अपॉन t1, ये v2 अपॉन t2, ये v3 अपॉन क्या है? t3, और ये v4 अपॉन t4 एंड सो ऑन। और इस तरफ है कांस्टेंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये वैल्यूज होंगी। तो जो वैल्यू v1 अपॉन t1 का आंसर है वही हमारा v2 अपॉन t2 का है। जैसा कि अगर हमने यहाँ लिया तो ये ग्राफ हमारा फिर कौन सा आएगा? लीनियर, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आता है। तो ये ग्राफ जो है ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। तो ये था चार्ल्स का लॉ का ग्राफ। अब इस चार्ल्स लॉ में एक चीज जो आपको हर दफे मिलेगी वो कौन से वाली है? वो है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन। ओके नहीं पढ़ेंगे, 0 केल्विन, या फिर इसको -273.6 डिग्री सेंटीग्रेड ये पढ़ोगे। अब ये क्या है या इसका मतलब क्या है? यानी इट इज द लोवेस्ट possible temperature, lowest possible temperature at which the volume of any gas becomes equal to 0। किसी भी गैस का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। कैसे? अब ये देखो, हमने इस तरफ ले लिया वॉल्यूम और इस तरफ ले लिया
टेम्परेचर, और टेम्परेचर का स्केल कौन सा है? एब्सोल्यूट यानी केल्विन। ये है 273, ये है 546, ये है 1092, ये है 21,084, और उसके बाद जो है ये है 4268 केल्विन। और इधर वॉल्यूम है ये 0, 1 dm³ 2 dm³, उसके बाद जो है 4 dm³, 8 dm³। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे पहुंचते हो, अब इसको यूं इनवर्स ले लो, बिल्कुल इनवर्स। देखो टेम्परेचर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब आप टेम्परेचर कहां पर लेकर आए, कहां पहुंचा टेम्परेचर? टेम्परेचर पहुंचा है 0 केल्विन पर। कहां पहुंचा है? 0 केल्विन पर, या -273.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो चुका है? 0 dm³ हो चुका है। तो थियोरेटिकली ये ग्राफ बता रहा है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करें तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है। ये रिड्यूस होते होते फाइनली जब 0 केल्विन पर पहुंचेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 0 dm³ हो जाएगा। तो ये सबसे कम यानी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जो कि यानी कि जहां किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? 0 dm³ हो जाना चाहिए। तो ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल। अब इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल में हम यहाँ पर एक बात जनरली नोटिफाई कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल में पॉसिबल है। रियल गैसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल गैसेस का वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये वॉल्यूम हम किस गैस का 0 कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस का हो सकता है। यानी दी लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इसको कौन अटेन कर सकता है? कैन बी अटेंड, यानी ये हासिल हो सकता है। कैन बी अटेंड बाय आइडियल गैस ओनली। ये सिर्फ आइडियल गैस कर सकती है। रियल गैसेस इससे पहले ही क्या हो जाएंगी? ये लिक्विफाई हो जाएंगी। तो रियल गैस का ही फिर वॉल्यूम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। देयरफॉर, फिर इसलिए क्या कहोगे? देयरफॉर दी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैन बिकम इक्वल। ये इक्वल हो सकता है किसके? टू 0, वाइल, जबकि रियल गैसेस आर लिक्विफाइड। गैसेस रियल जो हैं वो क्या हो जाती हैं? लिक्विफाइड एट दिस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। यानी इस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर रियल गैसेस तो बचेंगी ही नहीं, तो पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड्स में। तो अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो गैसेस तो रहेंगी नहीं, तो गैस का कोई भी कैरेक्टर इनमें नहीं रहेगा। तो आखिर वजह क्या है
आखिर ऐसी क्या बात है इसमें आइडियल गैस में कि इनका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, या किया जा सकता है या हो जाता है, और रियल गैसेस का वॉल्यूम कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता। वजह क्या है? असल में एक चीज़ है, वो है फैक्टर है साइज ऑफ क्या? मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का जो साइज है ये डिसाइड करता है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है या वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर द मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस। यानी अगर हमें कहा जाए कि एक रियल गैस का मॉलिक्यूल उठाओ, तो वो एक हम यहाँ पे मॉलिक्यूल उठा रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल हमें कहा जा रहा है किसका उठाओ? आइडियल गैस का। तो यहाँ पे आप बेसिक इसका, ये तो आपको हो सकता है नज़र भी नहीं आए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एक रियल गैस का जो मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, यानी एक तस्वुराती गैस है जिसका दुनिया के अंदर तस्वुर तो है लेकिन एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। आइडियल का मतलब ही यही होता है, सिर्फ हमारे सेंस में वो चीज़ है लेकिन उसका प्रैक्टिकली एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है आइडियल, सिर्फ उसका तस्वुर है। अब आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में फ़र्क क्या है? रियल तो ये सारी हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दुनिया के अंदर जो है, और आइडियल जिसका सिर्फ तस्वुर है, जो सिर्फ लॉस को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट जो है उसका कंसेप्ट देते हैं कि ये भी एक आम गैस जैसी गैस होगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा? ये भी आम रियल गैस के मॉलिक्यूल की तरह इसके भी मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, पर फ़र्क क्या है? फ़र्क छोटा सा है कि अगर हम एक रियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ और एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ इनको आपस में कंपेयर करें तो आप ऐसे समझ लो, एक कमरे जितना हम गुब्बारा उठा लें, एक बड़ा सा बलून उठा लें, तो उसका कम से कम भी साइज़ जो है यानी 100 स्क्वायर फीट में हो, चारों तरफ ऊंचाई भी 100 फीट हो और लंबाई भी 100 फीट हो और उसकी चौड़ाई भी 100 फीट हो। तो इतने बड़े स्पेस का अगर गोल दायरा बना लिया जाए तो समझ लो ये एक रियल गैस का मॉलिक्यूल, और उसके मुकाबले में एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल कितना होगा? एक रेत के छोटे से ज़र्रे यानी ग्रेन के बराबर होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कहाँ एक कमरे का साइज़ और कहाँ एक रेत के ज़र्रे का साइज़। तो इस साइज़ को, जो आइडियल गैस का साइज़ है मॉलिक्यूल का, इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज़। पॉइंट साइज़ भी बोलते हैं, या समटाइम इसको लिखा होता है पॉइंट मास। यानी ये छोटा सा पॉइंट है, एक डॉट है, ये एक ज़र्रा है, ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये इसका साइज़ है और उसका मास। उसके मुकाबले में जो रियल गैस का मॉलिक्यूल एक बहुत बड़ा क्या है? एक ह्यूज क्या है? स्फीयर है, एक बहुत बड़ा गोला है, एक बहुत बड़ा बलून की तरह एक मॉलिक्यूल है। तो अब आप देखो, एक बलून के अंदर कमरे जितना उठा लो, उसमें रेत के ज़रात कितने आ सकते हैं? वो तो हमारी गिनती से भी बाहर है, वो इतने अनलिमिटेड आ सकते हैं। तो देख लो, अब साइज़ का जब कंसेप्ट मिल गया तो अब वॉल्यूम को डिसाइड करना बहुत आसान हो गया। तो जब आप एक रियल गैस का मॉलिक्यूल उठाते हो, उसका वॉल्यूम निकालते हो, और एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल उठाते हो और उसका वॉल्यूम निकालते हो, तो ये देखो, ये हमने सपोज 1 लीटर का कंटेनर लिया और इसमें 1 लीटर के कंटेनर में हम ये एक रियल गैस को फिल कर रहे हैं, और ये रियल गैस है, ये इसके मॉलिक्यूल। अब हम ऐसा ही कंटेनर उठाते हैं और उसमें वही जो हमने सिर्फ जिसका कंसेप्ट लिया है यानी आइडियल गैस, इसके इतने ही, ये कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 2 3 4 5,
तो ये 5 मॉलिक्यूल हम अब आइडियल गैस के उठाते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को अब हम रखते हैं एक कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब आप खुद डिसाइड करो, ये तो आपको नज़र ही नहीं आ रहे होंगे, ये मैंने जगह बना दी। हालांकि हमने इनको मॉलिक्यूल्स को क्या किया है, बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इतने डिस्टेंस में रखा हुआ है। इसके बावजूद ये समझ लो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। असल में जब इनको रखा तो ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप खुद बताओ कि अगर ये 1 लीटर का स्पेस है तो यहाँ आइडियल गैस के उतने ही मॉलिक्यूल, इतना बड़ा गैप होने के बावजूद इनका वॉल्यूम कितना बन रहा है, 0.0001 dm³। और इनका कितना बन रहा है, इनका बन रहा है 1 dm³। तो अब आप खुद बताएं, अगर इस वैल्यू को हम क्या करें, राउंड ऑफ कर देते हैं तो 1 तो वैसे ही लेस है और वो लाखवें हिस्से के करीब खड़ा है, तो उसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 0। तो 0 वॉल्यूम जो है वो किस वजह से हो रहा है, आइडियल गैस में हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा। रियल में तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं, चाहे ये इससे पहले कि इनको आप इकट्ठा करो तो ये लिक्विड बन जाएंगे, और इकट्ठा करोगे सॉलिड बन जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि इनका वॉल्यूम 0 हो जाए। स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत बड़ा स्पेस, लेकिन ये डॉट के बराबर है, डॉट के साइज के हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ कर दें तो ये 0 हो जाता है। तो हमें अगर कहा जाए कि रियल गैस का वॉल्यूम 0 इसलिए नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत लार्ज साइज के, और आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो हैं एक छोटे छोटे पॉइंट साइज के हैं। यानी द वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस का जो वॉल्यूम है कुड नॉट बी इक्वल टू, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, कुड नॉट बी इक्वल टू 0 ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू लार्जेस्ट साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, यानी इनका या इनके मॉलिक्यूल्स का साइज जो है बहुत बड़ा है। तो ये कभी भी बेटा इनका वॉल्यूम 0 नहीं कर सकते, वाइल जबकि द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है ना ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो है कुड बी इक्वल टू 0, ये हो सकता है किसके बराबर, इक्वल टू 0 ड्यू टू क्या, पॉइंट साइज, यानी इनका क्या है, पॉइंट साइज है या डॉट के बराबर है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 किया जा सकता है और 0 हो जाता है। तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट। अब चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर स्केल जो है ये केल्विन ही लिया जाता है, क्योंकि आपको केल्विन में ही वॉल्यूम एग्जैक्टली, केल्विन में टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। बाकी सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये कभी भी आप स्केल में टेम्परेचर डबल करोगे वॉल्यूम 100% डबल नहीं होगा, ये या तो डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा या फिर डबल से थोड़ा कम होगा। तो हर दफ़े कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हर दफ़े कितने केल्विन टेम्परेचर, आप डबल ना करो टेम्परेचर, सिर्फ 1 केल्विन भी बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा, वो कहता है जितना भी वॉल्यूम है ना आप सिर्फ उसका टेम्परेचर जो भी है वो सिर्फ 1 केल्विन बढ़ाओ। कितने केल्विन बढ़ाओ, 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। तो जब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा,
वो जितना भी वॉल्यूम है 1 dm³ 2 dm³ 3 dm³, उसका 273वां हिस्सा 273rd पार्ट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम। ये हर 1 केल्विन बढ़ाओगे तो इतना बढ़ेगा 273rd पार्ट एक्चुअल वॉल्यूम का, या फिर अगर 1 केल्विन टेम्परेचर कम करोगे तो 273rd पार्ट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ। तो इसके साथ अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। कल हम